गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं निशांत मांडलिया, वागीश्वरी ग्रुप एंड पर्सनल ट्यूशन से हम अहमदाबाद में वस्त्रापुर और नारायणपुर एरिया में क्लासेस चला रहे हैं। एक और वीडियो हम यूनिट कॉस्टिंग के सम के साथ आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। ये वीडियो अपलोड करने का एक ही पर्पस है, इस बार आपका बीकॉम सेम 4 में एग्जाम है मंडे को, तो उसको ध्यान में रख के एक इम्पोर्टेंट सम्स है वो हम डिस्कशन करेंगे। ये टाइप्स के सम क्या प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका यूनिट कॉस्टिंग आप अच्छी तरह क्या कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 6.39। मैं हर स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स है ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसका यूनिट कॉस्टिंग वाला जो फर्स्ट वीडियो है वो आप एक बार देख लो, क्योंकि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक कांसेप्ट मैंने समझाया था कि यूनिट कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट क्या होता है और कॉस्ट शीट के बिना ये टाइप के सम्स आपको डायरेक्टली नहीं आ सकते। इसलिए मैं रिक्वेस्ट वन मोर टाइम दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो वीडियो देख लो, कॉस्ट शीट, हाउ टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या होता है, कॉस्ट शीट में क्या क्या चीज होती है। बाद में आप ये सब अटेम्प्ट करेंगे तो अल्टीमेटली आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो सब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो आपकी बुक में पेज नंबर 122 पेज, उसमें किरण लिमिटेड वाला सम है। पेज नंबर 122 पे किरण लिमिटेड वाला एक सम है, वो सब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। क्लियर? लेकिन हाँ, सम डिस्कस करने से पहले मैं दो तीन इंपॉर्टेंट रूल्स है आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि ये रूल्स आप समझ गए तो फिर यूनिट कॉस्टिंग का जो सम मैं अभी समझाने जा रहा हूं वो आप इजीली अंडरस्टूड कर पाएंगे। पहला कांसेप्ट जो है वो, फॉर सपोज आज कोई भी सम आप यूनिट कॉस्टिंग का स्टार्ट करो तो सबसे पहले आपको प्रोड्यूस यूनिट और सोल्ड यूनिट देखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? प्रोड्यूस यूनिट और सोल्ड यूनिट। फॉर एग्जांपल ये मैंने कॉस्ट शीट बनाया तो ऊपर आपको प्रोड्यूस और सेल यूनिट है, वो एग्जांपल में जो दिया है उसको लिखना पड़ेगा। अज्यूम करो कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरा कंपनी का जो प्रोड्यूस यूनिट है वो 10,000 यूनिट्स है। प्रोड्यूस यूनिट 10,000 है, कंपनी ने प्रोड्यूस किया 10,000 यूनिट्स और कंपनी ने सेल किया 8,000 यूनिट्स। बनाया था 10,000 यूनिट्स और कंपनी ने सोल्ड किया 8, तो लॉजिकली कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना हुआ? 2,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना हुआ? 2,000। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि प्रोड्यूस और सेल्स में कितना डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा बोल सकता हूं प्रोड्यूस 10,000 किया और सोल्ड 8,000 दिया, तो लॉजिकली आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने यूनिट्स होगा? 2,000। सो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कोई भी सम में आप ऊपर लिख लो कि मेरा प्रोड्यूस कितना है और सेल्स कितना है। तो रूल नंबर 1, यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप प्रोड्यूस यूनिट देख लो और सेल यूनिट देख लो। क्लियर? दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स वो डिस्कस करने जा रहा हूं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस वो ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट होता है। वो कौन सा होता है? वेरिएबल कॉस्ट। क्यों? लॉजिकली डिमांड है तो मटेरियल लाएंगे, लॉजिकली डिमांड है तो लेबर का यूज करेंगे और लॉजिकली डिमांड है तो एक्सपेंस होगा। क्लियर? तो ये तीनों ऑलवेज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस ऑलवेज आपको वेरिएबल कॉस्ट तरीके से देखना है। वो ऑलवेज कौन सा कॉस्ट होगा? वेरिएबल। तो दो रूल बताए, वापस से बता रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करो प्रोड्यूस यूनिट और सेल यूनिट में क्या डिफरेंस है, और वो जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट्स में होगा। और दूसरा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस ऑलवेज कौन सा कॉस्ट रहेगा? वेरिएबल कॉस्ट रहेगा। कौन सा कॉस्ट रहेगा? वेरिएबल। ये दो रूल समझ में आ गए। रूल नंबर 3, अब ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स, अगर 2 साल की कंपैरिजन करते हो तो अगर वो वेरिएबल कॉस्ट है तो आपको नेक्स्ट ईयर में पर यूनिट में डिफरेंस लेना है। किसमें लेना है? पर यूनिट में चेंज लाए। लेकिन वो कॉस्ट अगर फिक्स कॉस्ट है, तो आपको अमाउंट में चेंज कर रहा है। क्लियर? तो एक रूल आप याद रखिए, यहां पे मैं रूल शॉर्ट में लिख रहा हूं कि वेरिएबल कॉस्ट है तो आपको पर यूनिट में चेंज लेना है, और फिक्स कॉस्ट है तो आपको टोटल में चेंज लेना है, टोटल अमाउंट में चेंज लेना है। ये रूल पे पूरा चैप्टर डिपेंड है। फॉर एग्जांपल अज्यूम करो लास्ट टाइम मेरा 2011 में मेरा डायरेक्ट मटेरियल 100 था। मेरा डायरेक्ट मटेरियल कितना था? 100। मैंने बोला डायरेक्ट मटेरियल कौन सा कॉस्ट है? वेरिएबल। अब 2012 की एडजस्टमेंट में ऐसा दिया है, कंपनी वांट टू चेंज डायरेक्ट मटेरियल 20% मोर। कौन सा कॉस्ट है? वेरिएबल। अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो पर यूनिट में चेंज करो।
तो 100 में 20% ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 120। तो नेक्स्ट ईयर आपका कितना हो जाएगा 120। तो इसका मतलब ये हुआ अगर वेरिएबल कॉस्ट में चेंज है तो पर यूनिट में चेंज करो। किस में चेंज करो? पर यूनिट। क्लियर? अगर फॉर एग्जांपल मैं ये फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल लेता हूं, यहां पे देखो ऑफिस और एडमिन अज्यूम करो फिक्स कॉस्ट है। ऑफिस और एडमिन कौन सा कॉस्ट है? फिक्स। अगर फिक्स कॉस्ट है तो किस में चेंज करना है? अमाउंट में चेंज करना है। फिक्स कॉस्ट है तो किस में चेंज करना है? अमाउंट में। फॉर एग्जांपल 2011 में मेरा फिक्स कॉस्ट था टोटल अमाउंट में 1,50,000 और नेक्स्ट ईयर 2012 में ऐसा बोला है कंपनी इंक्रीज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 10%। कंपनी ने ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट है वो 10% बढ़ाया। तो उसका मतलब लास्ट टाइम मेरा कितना था ऑफिस एंड एडमिन 150, इस बार कितना इंक्रीज हुआ 10। तो पहले आइडेंटिफाई करो ऑफिस एंड एडमिन कौन सा कॉस्ट है? फिक्स। अगर फिक्स कॉस्ट है तो किस में चेंज करना है? अमाउंट में। यानी कि अमाउंट में यहाँ पे 1,50,000 है उसमें 10% ऐड करूंगा तो 15,000 हो जाएगा। तो टोटल ये साल में मेरा ऑफिस और एडमिन कितना रहेगा? 1,65,000। तो उसका मतलब ये हुआ अगर वेरिएबल है तो उसमें पर यूनिट में चेंज करो और फिक्स कॉस्ट है तो अमाउंट में चेंज करो। इज दैट क्लियर? तो ऐसा बोल सकते हो कि ये रूल समझने के लिए आपको एक पूरा एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, वो क्वेश्चन आप अंडरस्टूड करेंगे तो इजीली आप मंडे की एग्जाम में ये जो यूनिट कॉस्टिंग है इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं पेज नंबर 2122, पेज नंबर 122, उसमें किरण लिमिटेड वाला सम है। सबसे पहले मैं सम को रीड करता हूं। फॉलोइंग इज अ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट ऑफ किरण लिमिटेड। फॉलोइंग इज अ ट्रेडिंग and P&L account of Kiran Limited. Trading and P&L account दिया है Kiran Limited for the year ending 31st December 2012. 2011 का आपको एक ट्रेडिंग एंड P&L दिया है। अगर क्वेश्चन के लास्ट लाइन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के लास्ट लाइन तो उसमें लिखा है from the above particular prepared cost sheet showing total cost and cost per unit of 2011. कॉस्ट शीट बनाना है 2011 का और नंबर 2 में बोला एस्टिमेट कॉस्ट शीट फॉर 2012। इसका मतलब ये हुआ आपको कॉस्ट शीट 2 साल की बनानी है, एक 2011 और दूसरा कॉस्ट शीट 2012 की। ऐसा बोलूंगा आपको कॉस्ट शीट कितने साल का बनाना है? 2 ईयर का बनाना है। कितने साल का बनाना है? 2 ईयर, 2011 और 2012। अब सबसे पहले शॉर्टकट बता दो आपको। अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करो तो लॉजिकली 14 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 कॉस्ट शीट होगा। आप पहले पूरी कॉस्ट शीट 2 लिख लो, पूरी कॉस्ट शीट लिख लो, उसमें सब ऑफिस एंड एडमिन, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में 5-5 लाइन छोड़ दो और पूरा 2 कॉस्ट शीट पहले प्रिपेयर कर दो, बाद में आप क्वेश्चन स्टार्ट करो। अंडरस्टूड? तो ऐसा बोलूंगा 14 मार्क के क्वेश्चन में आपको कितनी कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी? 2 कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी, एक 2011 की और दूसरी 2012 की। क्लियर? तो ये क्वेश्चन में 2011 की कॉस्ट शीट बोला है। क्लियर? अब मैं पहले 2011 की आपको कॉस्ट शीट समझा देता हूं। चलो, फॉलोइंग इज अ ट्रेडिंग एंड P&L ऑफ किरण लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31st दिसंबर 2011। मैंने रूल नंबर आपको 1 बोला था। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो प्रोड्यूस यूनिट कितना है और सेल यूनिट कितना है। प्रोड्यूस यूनिट कितना है और सेल यूनिट। अगर आपकी क्वेश्चन जो है उसमें आप देखेंगे तो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट दिया है, वहां पे क्रेडिट साइड आपको सेल्स यूनिट दिए हैं। सेल्स की अमाउंट दी है 17,13,800, सेल की अमाउंट दी है 17,13,800 और सेल्स की यूनिट दी है 6,000 और सेल्स की यूनिट दी है 6,000। तो ऐसे बोलो, ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा सेल यूनिट 6,000 हुआ। सेल यूनिट कितने हुए? 6,000। क्लियर? अब आप पूरी वहां पे ट्रेडिंग और P&L में देखो प्रोड्यूस यूनिट की कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, प्रोड्यूस यूनिट की कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, सिर्फ किसकी इंफॉर्मेशन है? सेल यूनिट की। तो सेल यूनिट मेरा कितना है? 6,000। प्रोड्यूस यूनिट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा प्रोड्यूस यूनिट भी कितना होगा? 6,000 और सेल यूनिट भी कितना होगा? 6,000। लॉजिकली जितना मैंने गुड्स प्रोड्यूस किया उतने मैंने गुड्स क्या किया? सेल किया। मैंने प्रोड्यूस 6,000 किया और सेल कितना किया? 6,000। तो उसका मतलब ये हुआ कि 1 भी रुपए का मेरा क्लोजिंग स्टॉक हुआ नहीं। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले मैंने ऊपर लिख लिया सेल यूनिट 6,000 था और प्रोड्यूस यूनिट कितना था मेरा? 6। तो 6 - 6 0। तो लॉजिकली मेरा क्लोजिंग स्टॉक कुछ बचेगा नहीं, क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा मेरा? 0। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट, अब सबसे पहले ट्रेडिंग एंड P&L की डेबिट साइड पे पढ़ना स्टार्ट करता हूं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल दिया है 6 लाख, डायरेक्ट लेबर दिया है 3,60,000
और डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है 1,20,000। तो ऐसा बोलूंगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा डायरेक्ट मटेरियल 6 लाख, डायरेक्ट लेबर 3,60,000 और डायरेक्ट एक्सपेंस 1,20,000। क्लियर? तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने लिख दिया। अमाउंट में 6 लाख, 3,60,000 एंड 1,20,000। तो टोटल मेरा प्राइम कॉस्ट कितना हुआ? 10,80,000। टोटल मेरा प्राइम कॉस्ट कितना हुआ? 10,80,000। क्लियर? अब देखो 6 लाख मेरे क्या था? टोटल डायरेक्ट मटेरियल था और टोटल यूनिट मेरे कितने थे? 6,000। तो ऐसा बोलूंगा 6 लाख मेरा यूनिट टोटल अमाउंट था और डिवाइड बाय 6,000 करूंगा तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट कितना रहेगा? 100। 360 डिवाइड बाय 6,000 करूंगा तो पर यूनिट कितना रहेगा? 60। 1,20,000 डिवाइड बाय 60 करूंगा तो पर यूनिट कितना रहेगा? 20। 10,80,000 डिवाइड बाय 6,000 करूंगा तो पर यूनिट कितना रहेगा? 180। Is that clear? तो ऐसा बोलूंगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस जो आपको अमाउंट में दिए वो मैंने यहाँ पे लिख लिया और डिवाइड बाय 6,000 डिवाइड बाय 6,000 डिवाइड बाय 6,000 किया तो मुझे प्राइम कॉस्ट मिल गया 10,80,000 और प्राइम कॉस्ट पर यूनिट मुझे मिला 120। एनी डाउट? अब नेक्स्ट में जाओ। नेक्स्ट में आपको दिया है फैक्ट्री ओवरहेड। तो ऐसा बोलूंगा फैक्ट्री ओवरहेड लिखा। अब फैक्ट्री ओवरहेड में दो टाइप के एक्सपेंस है, फिक्स एक्सपेंस है और वेरिएबल एक्सपेंस है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया फिक्स 1 लाख और वेरिएबल 1,20,000। फिक्स 1 लाख और वेरिएबल 1,20,000। अब 1 लाख डिवाइडेड बाय 6,000 करूंगा तो 16.67 आएगा और 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6,000 करूंगा तो 20 आएगा। तो टोटल तो ऐसा बोल सकते हो 10,80,000 में 1 लाख और 1,20,000 ऐड किया तो टोटल मेरा फैक्ट्री कॉस्ट कितना आया? 13 लाख। कितना आया? 13। और 180 में मैंने 16.67 और 20 ऐड किया तो 216.67 आया। क्लियर? तो यहां मेरा हुआ फैक्ट्री कॉस्ट। एनी डाउट? अब नेक्स्ट आप देखो तो आपको ऑफिस ओवरहेड दिया है। क्या दिया है? ऑफिस ओवरहेड। मैंने यहां पे ऑफिस ओवरहेड लिया लेकिन ऑफिस ओवरहेड की ब्रैकेट में आपको फिक्स दिया है। क्या दिया है? फिक्स। तो ऑफिस ओवरहेड कौन सा एक्सपेंस है? फिक्स। फिक्स मैंने 1,50,000 लिख लिया। 1,50,000 डिवाइड बाय 6,000 करूंगा तो पर यूनिट कितना होगा? 25। पर यूनिट कितना होगा? 25। अब ऐसा बोलूंगा 13 लाख में मैंने 150 ऐड किया तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ? 14,50,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ? 14,50,000। क्लियर? अब 14,50,000 डिवाइडेड बाय 6,000 करूंगा तो लॉजिकली पर यूनिट कितना होगा? 241.67। यानी डाउट? तो ऐसा बोलूंगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा 14,50,000 आया और पर यूनिट मेरा कॉस्ट कितना आया? 241.67। क्वेश्चन में ना तो ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक की कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसका मतलब डैश और डैश वो लिखने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट है आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक मेरा नहीं आया, उसका लॉजिक मैंने समझाया। प्रोड्यूस कितना किया मैंने? 6,000 और सेल कितना किया? 6,000। उसका मतलब ये हुआ क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्या हुआ? 0। तो ये भी डैश डैश रहेगा तो उसका मतलब ये होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वही मेरा क्या रहेगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एनी डाउट? क्लियर? अब नेक्स्ट उसके बाद देखो डेबिट साइड में सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड में भी फिक्स और वेरिएबल दिया है। फिक्स का अमाउंट है 60,000 तो मैंने यहाँ पे 60,000 लिख लिया और वेरिएबल का 48,000 तो मैंने 48,000 लिख लिया। अब 60,000 डिवाइड बाय 6,000 करूंगा तो 10 आएगा और 48,000 डिवाइड बाय 6,000 करूंगा तो 8 आएगा। क्लियर? तो उसका मतलब ये हुआ कि मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 60,000 और 48,000 ऐड करूंगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हुआ 15,58,000 और 241.67 में 10 और ऐड करूंगा तो 259.67 ये मेरा हुआ कॉस्ट ऑफ सेल्स। इज दैट क्लियर? अब लास्ट अब आपकी जो ट्रेडिंग और पीएनएल है आप उस पे क्रेडिट साइड्स पे आ जाओ। क्रेडिट साइड क्लियर? अब क्रेडिट साइड में आप देख सकते हो आपको सेल्स की अमाउंट दे दी है। सेल्स की अमाउंट ये 17,30,800। तो ऐसा बोलूंगा मुझे यहाँ पे सेल्स दी है 17,30,800। अब 17,13,800 डिवाइड बाय 6,000 करूंगा तो पर यूनिट कितना आया? 285.63। कितना है? 285.63। तो ऐसा बोलूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स दोनों मिल गया है मुझे। अब ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो लॉजिकली क्या होगा? मेरा प्रॉफिट होगा क्योंकि मैंने बनाया कितने में? 15,58,000 और सोल्ड कितने में किया? 17,13,800। तो वो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? मेरा प्रॉफिट। मेरा प्रॉफिट आया 1,55,800। अब 1,55,800 डिवाइडेड बाय 6,000 करो तो लॉजिकली
25.97। क्लियर? तो ये आपका पूरा 2011 की बेसिस पे आपका क्या बन गया? कॉस्ट शीट बन गया। एक कॉस्ट शीट आपको बेसिक तो बनाना ही है हर क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन आप अंडरस्टूड करेंगे तो आपके 7 मार्क 2011 पे कंफर्म है। क्लियर? मैंने कौन से साल की बनाई? 2011 की। क्लियर? अब नीचे आप एडजस्टमेंट देखो तो उसमें ऐसा लिखा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर द ईयर 2012। अब कौन से ईयर की बनाने की बोली है? 2012। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे मैं वापस एक बार रूल्स रिपीट कर रहा हूँ। अगर वो वेरिएबल कॉस्ट है तो किस पे चेंज करना है? पर यूनिट में। अगर वो फिक्स कॉस्ट है तो किस में चेंज करना है? अमाउंट में। फॉर एग्जांपल अज्यूम करो, वापस बता रहा हूं, डायरेक्ट मटेरियल पे कंपनी बोल रही है नेक्स्ट 2012 में कि 20% इंक्रीज करना है। डायरेक्ट मटेरियल कौन सा कॉस्ट है? वेरिएबल। तो किस में चेंज करना है? पर यूनिट में। क्लियर? लेकिन हाँ, उन्होंने बोला है कि फिक्स कॉस्ट, ऑफिस और एडमिन फिक्स कॉस्ट में 10% बढ़ाना है। अगर फिक्स कॉस्ट है तो किस में चेंज करना है? अमाउंट में। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो वेरिएबल कॉस्ट है तो पर यूनिट में चेंज करेंगे, अगर वो फिक्स कॉस्ट है तो किस में चेंज करेंगे? हम अमाउंट में चेंज करेंगे। इतना क्लियर? अब हम 2012 की कॉस्ट शीट में आ जाते हैं। 2012 की कॉस्ट शीट में जो ये साल की है उसमें कुछ चेंज करना है, एस्टिमेट बेसिस पे 2012 की कॉस्ट शीट बनाएंगे। अब आ जाओ उसके एडजस्टमेंट में। सबसे पहले following information are available for the year 2012। following information दिया है 2012 का। उसमें पहला लाइन ऐसा दिया है प्रोडक्शन विल बी डन एट 100% कैपेसिटी। कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है वो 100% कैपेसिटी पे कर रही है। एंड 80% प्रोडक्शन विल बी सोल्ड, और उसमें से 80% प्रोडक्शन क्या हो चुका है? सेल हो चुका है। क्लियर? तो उसका मतलब 100% कैपेसिटी पे कंपनी प्रोड्यूस कर रही है और 80% कैपेसिटी पे कंपनी क्या कर रही है? सोल्ड। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, 2011 में आप ट्रेडिंग और पेमेंट की क्रेडिट्स है, आप देख सकते हो सेल्स दिया है, सेल्स के ब्रैकेट में दिया है 6000 यूनिट्स दिया है और 60% कैपेसिटी के साथ। कितनी परसेंट कैपेसिटी के साथ? 60। कंपनी 60% कैपेसिटी के साथ कितने यूनिट सेल कर रही थी? 6000। कितने सेल कर रही थी? 6000। तो ऐसा मैं यहाँ पे बाइफर्केशन कर सकता हूँ कि कंपनी 60% पे 6000 यूनिट सेल कर रही थी, प्रोड्यूस कर रही थी, तो 100% कैपेसिटी पे कंपनी कितना प्रोड्यूस करेगी? लॉजिकली आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो 6000 into 100 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो कितने टोटल यूनिट्स होंगे? 10000 यूनिट्स। कितने यूनिट्स होंगे? 10000। लॉजिकली है 2011 में 60% कैपेसिटी के साथ मैं 6000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, तो ये साल में 2012 में 100 पे कितना? 60 पे 6000, तो 100 पे कितना? 6000 into 100 divided by 60। तो कंपनी प्रोड्यूस कितना करेगी? 10000 यूनिट्स। कंपनी कितना प्रोड्यूस करेगी? 10000 यूनिट्स। और उन्होंने क्लियरली बोला है 80% प्रोडक्शन विल बी सोल्ड, और कंपनी कितना प्रोडक्शन सेल कर रही है? 80%। तो 10000 का 80%, 8000 कंपनी सोल्ड कर रही है, तो रिमेनिंग क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ? 2000 ना। तो उसका मतलब ये हुआ कंपनी 10000 प्रोड्यूस कर रही है, 80% सोल्ड कर रही है, तो कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ? 2000। मैंने रूल नंबर 1 आपको बोला था, यहाँ पे आपको क्लियरली लिख देना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड यूनिट्स में 2000 यूनिट्स हुआ। कितना यूनिट्स हुआ? 2000। लॉजिकली है 10000 प्रोड्यूस किया, 8000 सोल्ड किया, तो कंपनी का रिमेनिंग जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है वो कितना हुआ? 2000। एनी डाउट? अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आ जाओ। नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट, मैंने आपको समझा दिया। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 पे आ जाओ। प्राइस ऑफ मटेरियल पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 20%। अब यहां पे ध्यान रखना है, प्राइस ऑफ मटेरियल पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 20%। इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट ईयर में मेरी जो मटेरियल की कॉस्ट थी उसकी कंपैरिजन में 2012 में 20% इंक्रीज हुआ। ओके, सबसे पहले आराम से आप सोचो, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, मैंने कौन सा कॉस्ट बताया आपको? वेरिएबल। अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो किस में चेंज करना है? पर यूनिट में। अब यहां पे आप देखो, लास्ट टाइम मेरा पर यूनिट कितना था? मटेरियल 100% था। कितना परसेंट था? 100। इस बार कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 20।
अगर आप कैलकुलेटर में 100 प्लस 20% करेंगे तो इस बार आपका डायरेक्ट मटेरियल कितना हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120। तो इसका मतलब ये हुआ लास्ट टाइम मेरा 100 था, वेरिएबल है तो पर यूनिट में चेंज करना है। लास्ट टाइम 100 था, इस बार 20% है, 100 में 20% ऐड करेंगे तो मेरा कितना हुआ 120। 120 इनटू प्रोड्यूस यूनिट, मेरे प्रोड्यूस यूनिट कितने हैं 10,000। 120 इनटू 10,000 करेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल मेरा कितना हुआ 12 लाख। कितना हुआ 12 लाख। इज दैट क्लियर? वही लाइन में आगे बोला है लेबर रेट विल आल्सो इंक्रीज बाय 10%। अब मुझे बताओ लेबर कौन सा कॉस्ट है वेरिएबल। लॉजिकली लेबर वेरिएबल कॉस्ट है तो इसमें चेंज करना है पर यूनिट में। लास्ट टाइम मेरा पर यूनिट कितना था 60 था। अब 60 में मैं 10% ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 66। कितना हो जाएगा 66 इनटू 10,000 तो मेरा डायरेक्ट लेबर कितना हुआ 6,60,000। कितना हुआ 6,60,000। क्लियर? तो लॉजिकली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस में किस में चेंज करना है पर यूनिट में, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट है। क्लियर? अब थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ो, फोर्थ एडजस्टमेंट पढ़ो और फिफ्थ एडजस्टमेंट पढ़ो। वहां पे कहीं पे डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन है नहीं कि डायरेक्ट एक्सपेंस में कितना चेंज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, कंपनी कितना चेंज चाहती है डायरेक्ट एक्सपेंस में। लॉजिकली डायरेक्ट एक्सपेंस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसका मतलब ये हुआ लास्ट टाइम जो पर यूनिट था वही आप सेम एज इट इज रख दो, सेम एज इट इज रख दो, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। लास्ट टाइम डायरेक्ट एक्सपेंस 20 था तो यहाँ पे पर यूनिट मैंने लास्ट टाइम कितना रख दिया 20, क्योंकि इसमें कोई इंस्ट्रक्शन है नहीं। इंस्ट्रक्शन नहीं है तो लास्ट टाइम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था तो इस बार भी पर यूनिट सेम ही रहेगा। 20 इनटू 10,000 तो कितना हुआ 2 लाख। मैं तीनों का टोटल करूंगा 12 लाख प्लस 6,60,000 प्लस 2 लाख तो टोटल होगा 20,60,000 और इन दोनों का टोटल करूंगा 120 प्लस 66 प्लस 20 तो टोटल होगा 206। कितना होगा 206। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट में आ जाओ। अब नेक्स्ट मेरा कौन सा है फैक्ट्री ओवरहेड। कौन सा है फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड में देख लो कौन कौन से एडजस्टमेंट है। पहले जो एडजस्टमेंट है उसको टिक करो। मैं ऐसा बोलूंगा फैक्ट्री ओवरहेड में मुझे यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दिखाई दे रहा है, एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 में आ जाओ। एडजस्टमेंट नंबर 4 और वो एडजस्टमेंट नंबर 4 में आप देख सकते हो फिक्स ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड कौन सा एक्सपेंस फिक्स ओवरहेड will increase as under। फिक्स ओवरहेड will increase as under। जितने भी फिक्स ओवरहेड है इसमें जो भी फिक्स है वो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है उसमें आप देख सकते हो। फिक्स ओवरहेड में फैक्ट्री ओवरहेड है वो 50% इंक्रीज हुआ। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 50। इज दैट क्लियर? फिक्स ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड में कितना इंक्रीज हुआ 50। ओके अब यहाँ पे देखो फिक्स्ड है तो मैंने क्या बोला था अगर फिक्स्ड है तो किस पे चेंज करेंगे अमाउंट में। किस पे चेंज करेंगे अमाउंट। लास्ट टाइम मेरा फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स कितना था 1 लाख था। कितना था 1 लाख। इन लोगों ने बोला है कि फैक्ट्री ओवरहेड में जो फिक्स है वो 50% बढ़ाना है। लॉजिकली फिक्स है तो अमाउंट में बढ़ाऊंगा। लास्ट टाइम 1 लाख था, 1 लाख का मैं प्लस 50% करूंगा तो कितना हो जाएगा 1,50,000। कितना हो गया 1,50,000। क्लियर? लास्ट टाइम 1 लाख था उस पे प्लस 50% ऐड करेंगे क्योंकि ये कौन सा एक्सपेंस है फिक्स। 1 लाख में 50% ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,50,000। 1,50,000 डिवाइड बाय 10,000 करेंगे तो कितना आएगा 15। कितना आएगा 15। क्लियर? तो ऐसा बोलूंगा फिक्स्ड इसलिए मैंने अमाउंट में चेंज किया और ये तीनों आपने देखा होगा मैंने किस में चेंज किया था पर यूनिट में। अब नेक्स्ट अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड में मैंने फिक्स में चेंज कर दिया, उन्होंने 50% बोला तो, लेकिन वेरिएबल की कोई इंफॉर्मेशन है। आप देखो पूरे क्वेश्चन में देखो वेरिएबल फैक्ट्री में वेरिएबल का कोई इंस्ट्रक्शन है नहीं। अगर नहीं है तो लॉजिकली वेरिएबल है तो किस में चेंज करना है पर यूनिट। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है तो लास्ट टाइम जो पर यूनिट था वही मैं कट कॉपी यहाँ पे 20 रख दूंगा। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में वेरिएबल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और वेरिएबल हो तो पर यूनिट के साथ रिलेशन है। लास्ट टाइम पर यूनिट 20 था तो इस बार भी मेरा कितना होगा 20 इनटू 10,000 करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 लाख। कैसा बोलूंगा 20,60,000 में 150 और 2 लाख ऐड करूंगा तो फैक्ट्री कॉस्ट टोटल कितना होगा 24,10,000 और 206 में 15 प्लस 20 ऐड करूंगा तो कितना होगा 241। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा फैक्ट्री कॉस्ट तक। अब नेक्स्ट आ जाओ ऑफिस और एडमिन।
ऑफिस और एडमिन लास्ट टाइम कौन सा नेचर था? फिक्स। लॉजिकली फिक्स है तो किस में चेंज करना है? अमाउंट में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? अमाउंट। अब देखो फोर्थ एडजस्टमेंट में फिक्स ओवरहेड में फोर्थ एडजस्टमेंट में फिक्स ओवरहेड में थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है कि ऑफिस ओवरहेड जो फिक्स है उस पे कितना इंक्रीज करना है? 40,000। कितना इंक्रीज करना है? 40। लास्ट टाइम मेरा जो था वो ऑफिस ओवरहेड में फिक्स 150 था। कितना था? 150। इन लोगों ने फोर्थ एडजस्टमेंट में थर्ड लाइन बोली है ऑफिस ओवरहेड जो फिक्स था वो आपको 90,000 इंक्रीज करना है। फिक्स है तो लॉजिकली किस में इंक्रीज करना है? अमाउंट में। लास्ट टाइम 150 था, उसका 40,000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 190। कितना हो जाएगा? 190। 190 डिवाइड बाय 10,000 तो लॉजिकली कितना आएगा? 19। कितना आएगा? 19। क्लियर? कोई डाउट? तो ऐसा बोलूंगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऑफिस और एडमिन ऐड करेंगे 190 तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना मिलेगा? 26 लाख। कितना मिलेगा? 26 लाख। और 241 में 19 ऐड करेंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना मिलेगा? 260। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो उसका मतलब वो कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स आपको पता है 10,000 था, प्रोड्यूस किया था 10,000, सोल्ड किया था 8,000, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट्स था? 2,000। तो 2,000 यूनिट्स था। अब देखो ये 2,000 यूनिट्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ। 2000 इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट मेरा कितना है? 260। 2000 इनटू 260 करूंगा तो मेरा कितना आया? 5,20,000। कितना आया? 5,20,000। तो ऐसा बोल सकता हूं यहां पे 26 lakhs में क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है 5,20,000। मैंने 5,20,000 माइनस किया तो मेरा COGS कितना आया? 20,80,000। कितना आया? 20,80,000। और पर यूनिट मेरा कितना रहेगा? 260। मैं एक बात बता दूं आपको, क्लोजिंग स्टॉक कभी पर यूनिट पे लिखते नहीं है, उस पे ऑलवेज क्लोजिंग स्टॉक पर यूनिट क्या करना है? डैश करना है। क्या करना है? डैश। कभी उस पे लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है, लिखना ही नहीं है। क्लियर? तो ऐसा बोलूंगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा 26 लाख था और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितना था? 260। मैंने प्रोड्यूस किया था 10,000, सेल किया था 8, तो मेरा रिमेनिंग कितना था? 2,000। 2,000 को मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 520। कितना आया? 520। 26 लाख में से मैंने 520 माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना बचा मेरा? 20,80,000 और पर यूनिट 260। अब नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने एडजस्टमेंट टिक की है तो ऐसा बोलूंगा एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट है मेरा, एडजस्टमेंट नंबर 2 कंप्लीट है, लेकिन एडजस्टमेंट नंबर 3 बाकी है और फोर्थ में सेकंड बाकी है। क्लियर? अब एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ो। देयर विल बी इंक्रीजिंग 25%, there will be increasing 25% in variable selling overhead. There will be increasing 25% variable selling overhead per unit. इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट टाइम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपके फिक्स और वेरिएबल थे। लास्ट टाइम आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में फिक्स और वेरिएबल थे, उसमें उन्होंने बोला है there will be increasing 25% in variable selling overhead. सेलिंग ओवरहेड में जो वेरिएबल था, ओके वेरिएबल है तो मुझे किस में चेंज करना है? पर यूनिट। लास्ट टाइम कितना था? 8 था, इस बार कितना इंक्रीज हुआ? 25%। कैलकुलेटर में 8 प्लस 25% करेंगे तो समझूंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका वेरिएबल 10 हो गया। कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। जैसा बोलूंगा 8 में आपने 25% ऐड किया तो आपका वेरिएबल कॉस्ट टोटल 10 हो गया। अब यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है तो लॉजिकली कौन से यूनिट ध्यान में लेना है? सेल्स यूनिट। कौन से यूनिट ध्यान में लेना है? सेल्स। लॉजिकली है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा है वो सेल्स पे ही होता है। तो यहाँ पे 8,000 into 10 तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ? 80,000। कितना हुआ? 80। तो 80,000 वेरिएबल कॉस्ट था और पर यूनिट कितना आया? 10। एक और एडजस्टमेंट है, नीचे देखो फोर्थ नंबर के एडजस्टमेंट में फिक्स ओवरहेड will increase as under, fixed overhead will increase as under, उसमें नंबर 2 तो फिक्स ओवरहेड लास्ट टाइम मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट टाइम मेरा फिक्स ओवरहेड 60,000 था। कितना था? 60,000। वो फिक्स में आज 33.33% क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। 33% क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो उसका मतलब क्या हुआ? लास्ट टाइम 60 था, अब कैलकुलेटर में 33.333333 कैलकुलेट में ऐड करेंगे
60,000 में, क्योंकि कौन सा कॉस्ट है, फिक्स है, किस पे चेंज करना है, अमाउंट में। 60,000 में 33 पॉइंट ऐड करेंगे तो आपका फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 80,000। कितना आ जाएगा, 80। और लॉजिकली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको क्या ध्यान में लेना है, सेल्स यूनिट। 80,000 डिवाइड बाय 8,000 करेंगे तो आपको पर यूनिट कितना मिलेगा, 10। कितना मिलेगा, 10। क्लियर? कैसे बोलूंगा, 20,80,000 में 80 और 80 ऐड करेंगे तो 22,40,000 होगा, और 216 में 10 और 10 ऐड करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगा, 280। क्या होगा, 280। क्लियर? यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स तक आपको समझ में आ गया होगा। एक रूल ध्यान रखना है, अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो पर यूनिट में चेंज करूंगा, और फिक्स है, कोई भी फिक्स हो तो उसको किस में चेंज करना है, अमाउंट में चेंज करना है। क्लियर? क्लास एडजस्टमेंट बाकी है, वो एक बार देख लो। रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन अ कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 100%। जो लास्ट टाइम मेरा जो प्रॉफिट वो कॉस्ट पे जो परसेंटेज थे ना, उसकी कंपैरिजन में इस बार 100% इंक्रीज हो गए। इस बार कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, 100%। इतना क्लियर? वो बोल रहे हैं रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन अ कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 100%। लास्ट टाइम मेरा प्रॉफिट ऑन अ कॉस्ट जो परसेंट थे उसकी कंपैरिजन में इस बार 100% इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन अ कॉस्ट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन अ कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ, लास्ट टाइम मेरा प्रॉफिट था 25.97%, तो यहाँ पे मैंने लिखा 25.97%। लास्ट टाइम मेरा कॉस्ट था 259.67%, तो मैंने कॉस्ट लिखा 259.67%। तो प्रॉफिट अपन कॉस्ट, फॉर्मूला क्या है रखना है, प्रॉफिट अपन कॉस्ट इनटू 100। प्रॉफिट मेरा पर यूनिट था 25.97% डिवाइडेड बाय कॉस्ट था 259.67 इनटू 100। 25.97 डिवाइडेड बाय 259.67 इनटू 100 क्या, तो मेरा प्रॉफिट ऑन अ कॉस्ट 10% आया। कितना परसेंट आया, 10। अब उन लोगों ने क्या बोला, 2011 में प्रॉफिट ऑन अ कॉस्ट जो परसेंट था उसकी कंपैरिजन में इस बार 100% चेंज आया। कितना परसेंट चेंज आया, 100। इसका मतलब क्या है पता है, ये साल में 10 है ना, तो लॉजिकली 100% इंक्रीज हुआ, तो ये साल में कितना परसेंट होगा, 20% इंक्रीज होगा। कितना परसेंट इंक्रीज होगा, 20। अब देखो कैसा बनूंगा, ये साल में जो प्रॉफिट होगा 20% लेना है मुझे, क्यों, लास्ट टाइम 10% था और इस साल 100% इंक्रीज हुआ, तो 20% कंसीडर करना पड़ेगा। कितना परसेंट कंसीडर करना पड़ेगा, 20। अब देखो यहाँ पे 280 था मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना था, 22,40,000, और पर यूनिट कितना था, 280। अब 280 का मैं 20% करूं, 280 का 20% करूं तो ये कितना हुआ, 56 हुआ। कितना हुआ, 56। 280 का मैंने 20% किया तो मेरा कितना हुआ प्रॉफिट, 56। 280 प्लस 56 किया तो मेरा टोटल सेल कितना हुआ, 336। कितना हुआ, 336। अब ये 56 आया, उसको 8,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 448,000। और ये 336 को अब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8,000 के साथ, तो क्या आएगा 26,88,000। तो उसका मतलब मुझे सेल, प्रॉफिट और कॉस्ट तीनों मिल गया। उन्होंने ऐसा बोला था कि रेट ऑफ प्रॉफिट लास्ट टाइम जितना मेंटेन किया उससे इस बार 100% इंक्रीज करना है। क्या करना है, इंक्रीज। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स लास्ट टाइम 10% था तो इस बार कितना हुआ, 100% यानी कि 20% हुआ। 280 का 20% किया तो 56 हुआ। 280 में 50% 56 ऐड किए तो कितना हुआ, 336। और 56 into 8,000 और 336 into 8,000 तो टोटल कितना हुआ, 26,88,000। आपका क्वेश्चन ये क्या हो गया, कंप्लीट। इस तरह आपको एग्जाम में प्रिपेयर करना है। क्लियर? हाँ, एक बात बता दूं, डायरेक्ट मटेरियल से लेकर ओपनिंग स्टॉक आपको प्रोड्यूस यूनिट ध्यान में लेना है, डिवाइड क्या करना है, प्रोड्यूस। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक से लेकर सेल तक आपको कौन से यूनिट ध्यान में लेना है, सेल्स यूनिट। लॉजिकली है, डायरेक्ट मटेरियल से लेकर ओपनिंग स्टॉक तक आपको डिवाइड करना है प्रोड्यूस यूनिट, और क्लोजिंग स्टॉक से लेकर सेल तक आपको कौन से यूनिट ध्यान में लेना है, सेल्स यूनिट। क्लियर? अगर ये क्वेश्चन में आपको कभी भी डाउट हो और आपको ऐसा लगे कि सर अभी भी एक क्वेश्चन है मुझे समझना है और कोई भी क्वेरी आए तो आप ये नंबर पे मुझे फोन कॉल बैक कर सकते हो, 9726505959, निशान मांडलिया। और कभी भी आप मेरी ये क्वेरी है वो सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दूसरा क्वेश्चन चैप्टर सीखना है, रिकंसिलिएशन, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट या फिर वो जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, तो आप मुझे ये नंबर पे कॉल बैक कर सकते हो। मैं आपको और वीडियो सेंड करूंगा और आप वहां पे लर्न कर सकते हो। 9726505995। थैंक यू सो मच। होप सो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। और
मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हो सके तो जितना हो सके इतना ये वीडियो आप क्या करो, अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने ग्रुप को सेंड करो, तो उन लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।